क्लास में किसको बोला था, कौन ध्यान रखता है? आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। यस मैम। कौन देखता है क्लास का? मैंने बोला था ना किसी को मॉनिटर बनाया होगा कि कौन देखेगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो भी नई क्लास स्टार्ट हो, मतलब मेरी क्लास में तो जो पुरानी रिकॉर्डिंग है उसको स्टॉप करके मेरे को ही नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि कोई और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा है तो वही रिकॉर्डिंग शेयर कर पा रहा है, तो पहले से चल रही थी रिकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे अभी अभी मैंने स्टार्ट किया, तो इस चीज को एक बार ध्यान रखना, अगली बार से जब क्लास स्टार्ट होगी तो रिमाइंड कराना है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। फिर आई विल ट्राई टुडे टू शेयर इट, बिकॉज मुझे वो रिकॉर्डिंग्स मिली ही नहीं कि जिसको मैं शेयर कर पाती। वो पहले से ही रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है वही शेयर कर पाता है, ठीक है। ओके मैम। तो आज का अभी मेरा जो क्वेश्चन है उसके लिए किसी कोई व्यू है, कोई कुछ बोलेगा उस पर? सूर्य आत्मा का कारक है जो शरीर से संबंधित, और चंद्रमा मन से। तो मन के ऊपर क्या प्रभाव है ग्रहों का, और लग्न शरीर पे, ये देखते हैं दोनों। गुड। और किसी को कुछ समझ आता है? जैसे अगर हम चंद्र कुंडली बोलते हैं तो चंद्रमा से ही क्यों देखने के लिए, और चंद्रमा का क्या क्यों महत्व है, अगर कुछ ऐसा पूछा जाए। एक बार तो अभी ये सुधांशु जी बोले थे ना, कौन बोला था? सुधांशु जी आप बोल रहे थे? जी जी। सुधांशु जी ने बताया आपको कि चंद्रमा मन है और सूर्य आत्मा है, तो इसलिए मन और आत्मा को लेकर हम सूर्य लगन और चंद्र लगन से कुंडली को देखते हैं, ठीक है। और बताइए, कौन बोलना चाह रहे थे? नाम बता दो मुझे, अभी आवाजें ऐसे समझ में नहीं आई कि कौन कौन बोल रहा है, ताकि मुझे नाम समझ में आए। हाँ जी। रोल नंबर 6 विभा सही। मैडम, सूर्य हाँ पिता जी, का बोलिए। कारक है और चंद्रमा पिता का कारक है और चंद्रमा माता का कारक है। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य लगन कुंडली में सूर्य को सेंटर में लेकर देखते हैं और चंद्र कुंडली में चंद्रमा को सेंटर में लेके देखते हैं ग्रहों को। अच्छा, मुझे समझ में आया। ठीक है। और मैम मे बी कि मैम माई सेल्फ रेखा, रोल नंबर 3। मैम मे बी चंद्रमा जो है बहुत जल्दी जल्दी ट्रांजिट करते हैं, जैसे 2.5 days में वो राशि बदल देते हैं, तो इसलिए उनका इम्पैक्ट जो है बहुत फास्ट होता है हमारी लाइफ पे। 2/4 सवा 2 दिन। ओके, 2/4। सो मैम मे बी बिकॉज ऑफ दैट उनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि वो बहुत फास्ट चेंज लाते हैं। ओके, सब लोग अपने अपने अब चंद्रमा जागृत करो। चंद्र कुंडली की बात हो रही है, मन में कुछ विचार आ रहे होंगे, उनको शेयर करो ताकि सभी लोग एक दूसरे से सीख भी पाएं, और फिर हम उसको एक ऐसी इवैल्यूएटेड कंडीशन में छोड़ें कि सब लोग अपना अपने ज्ञान को बढ़ाकर जाएं इस क्लास के बाद। और कोई? मैम, चंद्रमा से मून से हम जब जैसे बर्थ होता है जब किसी भी नेटिव का, तो उसका नक्षत्र हम मून से देखते हैं और उसका वो बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है कहीं ना कहीं। तो मे बी ये भी एक रीजन है चंद्र कुंडली को इतना महत्व दिया गया। यस, राइट। और अभी सैटरडे को क्लास में तो सब लोगों को अपना सोच जो है ना एकदम एक्टिव रखना होगा, क्योंकि बाकी सब दिन तो हम पढ़ते नहीं है ना, हम सिर्फ क्लास में पढ़ते हैं। और फिर अगर हम क्लास में भी नहीं पढ़ेंगे और सोचेंगे नहीं, तो फिर हम पढ़ेंगे कब? तो और किसी का कुछ और व्यू, किसी और के मन में कुछ विचार आ रहा हो? ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सूर्य लगन को तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इतना महत्व दिया गया है कि वो सारा का सारा
एस्ट्रोलॉजी सूर्य लगन से ही करते, लेकिन हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को कहीं नीचे जगह मिली है। पहले हम लगन कुंडली को इफेक्टिवली देखते हैं, फिर चंद्र कुंडली को इफेक्टिवली देखते हैं, और सूर्य लगन आपने बहुत ही कम लोगों को देखा होगा कि देखते होंगे लोग। ठीक है, लगन कुंडली बोलिए। यस मैम, चंद्रमा से राशि तय होती है, इसलिए भी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और किसी को कुछ याद आया बोलना है? ओके, लगन कुंडली क्या है कि आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस, कि आप अपने शरीर से अपने आसपास के माहौल को, जैसे कि अगर मैंने लगन को देखा और लगन से सेकंड हाउस क्या हुआ, मेरा कुटुंब, फिर मैंने लगन से थर्ड हाउस देखा तो मेरे छोटे भाई बहन, लगन से फोर्थ हाउस देखा तो मेरा घर, मेरी माँ, है ना, फिर लगन से फिफ्थ हाउस देखा तो मेरे बच्चे या मेरी एजुकेशन। ऐसे करते करते पूरे 12 भावों में, हर भाव में अपने कारक तत्व हैं, जो कि मैं एज अ शरीर या मैं एज अ जातक या एज अ नेटिव उस सब भावों को या उन सब भावों से मुझे जो जो प्राप्त हो सकता है, उन सब चीजों को इस जीवन में महसूस करती हूँ, या फिर जातक महसूस करता है उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफिस में आपका प्रमोशन हुआ और आपको अपनी प्रमोशन के साथ ट्रांसफर मिल गई। ठीक है, तो ये एक इवेंट हुआ आपके लिए कि आपको प्रमोशन मिली और आपकी ट्रांसफर हुई, तो आसपास के माहौल में स्टेटस बढ़ गया आपका, आपके 10th भाव से और 11th भाव से आपको नेम फेम मिला, प्रमोशन मिली। लेकिन एट द सेम टाइम आपके मन की स्थिति बहुत उदास है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास उस ऑफिस में जो माहौल था, उस ऑफिस में जो आपके दोस्त थे, कुलीग्स थे, साथी थे, जिनके साथ आप हमेशा समय बिताते थे या बहुत समय से काम कर रहे थे, उनको छोड़ने में आपको बहुत कष्ट हो रहा है, तो मन की स्थिति बड़ी दुखदाई है। बेशक से आपको नेम फेम और स्टेटस अच्छा मिला, आपको ट्रांसफर लेनी पड़ी, तो दो अलग अलग स्थिति है। D1 ने प्रॉमिस दिखाया आपको कि आपका प्रॉमिस ये हुआ कि आपको प्रमोशन मिली, और चंद्र कुंडली ने आपको ये दिखाया कि आपका मन पीड़ित है उस समय जब आप उस प्रमोशन और ट्रांसफर के इवेंट के दौर से गुजर रहे। ठीक है, दो बातें हुई, कुछ अच्छा हुआ बट एट द सेम टाइम आपके मन ने उसको कैसा महसूस किया, वो एक अलग बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजीव गांधी की मदर की डेथ हुई, वो एक बैड इवेंट था उसके मन के लिए या उसके आसपास के लिए, बट एट द सेम टाइम वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। ठीक है, तो हो तो सब कुछ जातक के साथ रहा होता है, बट कभी कभी दिखने का बाहर सोसाइटी में आपका एक इवेंट अलग दिखता है, लेकिन आपके मन में उसको लेकर क्या भावनाएं चल रही हैं, उन भावनाओं को यदि आप एनालाइज करना चाहते हो प्रेडिक्टिव मेथड से, उसके लिए आपको चंद्र कुंडली को एनालाइज करने पर पता चलेगा कि मन कैसा महसूस कर रहा है उस समय के इवेंट को लेकर। ठीक है, फिर कुछ कुछ बातें आप लोगों ने अभी बताई। जैसे एक जातक का जन्म हुआ, तो जन्म के समय उसका बैलेंस दशा निकाली गई, जो आपने अभी प्रवीण 1 में निकाला है ना, तो उसका जो चंद्रमा का जो नक्षत्र रहता है, उस नक्षत्र से आप अपना बैलेंस दशा, जैसे अभी हमने योगिनी में भी किया था, उस नक्षत्र से हमने उसकी डिग्रीज के हिसाब से उसकी बैलेंस दशा देखी। यानी कि
चंद्रमा का नक्षत्र, फिर चंद्रमा की बात हो रही है। चंद्रमा का नक्षत्र आपका पुराने जन्म से नए जन्म का संबंध दिखा रहा है, कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है आपकी। आप इससे पहले कहीं और थे, अब आप इस जन्म में इस लाइफ टाइम में ये बनकर आ गए हो, ये आपका शरीर है और ये आपका जो भी बैलेंस बचा था, जो आपके कर्म अच्छे हैं, जो आपके फलीभूत हो गए हैं, जो प्रारब्ध है वो आपको मिल जाएगा, जो संचित है वो आगे चला जाएगा, है ना। और आगामी नित्य क्रिया वाले जो भी आपके डे रूटीन वाले जो कर्म है वो आप करोगे। तो वहां पर चंद्रमा की महत्वता है, वहां पर सूर्य का नक्षत्र नहीं लिया गया, लगन का नक्षत्र नहीं लिया गया और लग्नेश का नक्षत्र नहीं लिया गया, चंद्रमा का नक्षत्र लिया गया। तो चंद्रमा की इतनी इंपॉर्टेंस है कि वो आपको पुनर्जन्म, मतलब दोबारा जो आपने इस जन्म में जन्म लिया, अपने इस शरीर को धारण किया, आत्मा का शरीर में आना और जातक का इस भूलोक में आना और अपने बाकी के 11 भावों को भोगना, वो चंद्रमा का नक्षत्र निर्धारित करता है कि पहले कहाँ थे और वहां से अब आगे कहाँ जा रहे। फिर एक और बात बोली आई थिंक प्राची, कि चंद्रमा का जो नक्षत्र होता है, किसी भी दिन का अगर आपने नक्षत्र देखना होता है तो बाकी सब ग्रह भी गोचर कर रहे हैं, सभी ग्रह आकाश मंडल में हैं, सभी ग्रह किसी राशि पे किसी डिग्री पे होंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नक्षत्र टेबल से हमें नक्षत्र भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब हर एक ग्रह गोचरवश किसी ना किसी नक्षत्र में गोचर कर रहा है। लेकिन आज के दिन मेरी मनोस्थिति क्या रहेगी या आज के दिन मैं कैसा महसूस करूंगा, वो डिपेंड करेगा कि आज चंद्रमा किस नक्षत्र में है, मेरे जन्म के नक्षत्र के चंद्रमा से आज के चंद्रमा का नक्षत्र कितना आगे पीछे गया। अभी हम इन्हीं क्लासेस में आगे इन टॉपिक्स को लेंगे जब हम तारा विचार करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए जब हम चंद्रमा को टच कर रहे हैं तो आई विल जस्ट टेक द अपर पॉइंट्स, देन वी विल गो डीपर इनटू दिस। तो दिन का नक्षत्र जो है वो चंद्रमा से निर्धारित होता है, यानी कि चंद्रमा उस दिन किस नक्षत्र में है वो उस दिन का नक्षत्र कहलाता है। हम कैसा महसूस करेंगे उस दिन वो डिपेंड करता है चंद्रमा उस दिन किस नक्षत्र में है और वो मेरे लग्नेश या फिर मेरे असेंडेंट के नक्षत्र से कितना आगे है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम ग्रहों की चाल को देखें, जैसे किसी ने बोला था, रेखा जी ने शायद, कि 2.25 दिन में चंद्रमा अपनी चाल से एक राशि को भोगकर गोचरवश अगली राशि में प्रवेश कर जाता है। और ये भी हम समझते हैं कि पूरे दिन भर में जैसे जैसे सूर्य की मूवमेंट होती है लगन बदलता रहता है और लगन बदल जाता है हर 2 घंटे में। इसलिए एक दिन में पैदा होने वाले जातक 2-2 घंटे में अलग अलग लग्नों को प्राप्त करके अपने लिए अलग अलग राशियों का असेंडेंट लेते हैं। तो लगन के बाद फास्टेस्ट मूविंग चंद्रमा है। और चंद्रमा क्या बोलते हैं, चंद्रमा में इतना वेग है कि अगर आप, इतना तेज भागता है वो, आप अभी बैठ के सोचो कि हाँ मेरे को तो यूएस में जो उस ट्रिप में गया था और वो फील क्या आ रही थी, तो चंद्रमा आपको 2 सेकंड में यूएस ले जाएगा। और एक्चुअल अगर आपको जाना है तो आपको कितने घंटे और कितनी परिस्थितियों को क्रॉस करके जाना हो। तो मन जो है वो बहुत ही फास्ट मूविंग है और मन से हम बहुत कुछ महसूस कर सकते हैं। लाइक अगर आप फील गुड फैक्टर लाना चाहते हो तो सिर्फ यही सोचना है कि आज मुझे खुश रहना है, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा क्योंकि मन सब कुछ कंट्रोल करता है। वो मन था अर्जुन का, जो गीता में जब बात हुई अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में संवाद हुआ, पूरी गीता जो है उन दोनों की संवाद में है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला कि ये जो तुम्हारा मन ऐसे ऐसे समय में जब तुम्हें लड़ना चाहिए इतना दुख विभोर हो रहा है कि मेरे सामने मेरे भाई हैं, मैं इनको कैसे मारूं। जब ये धर्म युद्ध संकट शुरू हुआ था तब भी तो तुम्हें पता था कि सामने तुम्हारे भाई खड़े होंगे,
वो मन की स्थिति थी। तो मन क्या है, और उस स्थिति को निकालने के लिए 18 अध्याय का श्री कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिया, और फिर लास्ट में अर्जुन को इतना परिपक्व किया कि अब तुम मेरे शिष्य बन गए हो, और जो मैं बोल रहा हूँ तुम उसको समझ रहे हो, अब तुम उठो और युद्ध करो। तो मन, और मन से चीजों को महसूस करना, स्थिति वही थी, सिर्फ श्री कृष्ण ने उसके मन को बदला अपने उपदेशों से, और उसके मन की स्थिति को उस कंडीशन में ले आए कि उसी सामने वाले भाइयों पर उसने तीर चलाए। तो मन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी कंडीशन से निकल सकते हो। आप बीमार हुए हो, आप मन से अगर ठीक हो तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हो। आप मन से हार जाते हो, दुखी रहते हो, तो बीमारी से लड़ने की जो आपकी क्षमता है वो भी बहुत कम हो जाती है। ठीक है। फिर एक और पॉइंट रहता है कि जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसके अंदर भी जो हमारा नया साल शुरू होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, वो भी इसी बात पर डिसाइड होती है कि न्यू मून यानी कि अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा जब मीन राशि में आते हैं तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा होती है, जहां पर हमारा न्यू हिंदू कैलेंडर स्टार्ट होता है, नव वर्ष जो बोलते हैं, हिंदू नव वर्ष। तो चंद्रमा की इंपॉर्टेंस ऐसी रही। अब एक और बात है चंद्रमा को लेकर, आप लोग को, आई होप एवरीबडी मस्ट बी राइटिंग ऑल दीज पॉइंट्स, बिकॉज समटाइम्स आपको जब हमारे फिजिकल क्लासेस में क्वेश्चन पेपर आते थे तो 10 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आता था टू शो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चंद्र लगन और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मून। तो इन सब पॉइंट्स को लेकर आप अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो भी हमारे हिंदू महीने रहते हैं ना, जैसे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण, भादो, आषाढ़, तो ये जितने भी हमारे महीने रहते हैं वो सारे के सारे महीने भी इस बात पर डिपेंड करते हैं कि जो ये हमारे नक्षत्रों के नाम हैं, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र का नाम पिछले वाले महीने का नाम होता है। तो हमें चंद्रमा की इंपॉर्टेंस दी गई है कि चंद्रमा को लेकर इतने सारे इवेंट्स डे टू डे लाइफ में हमारे होते हैं, तो चंद्र कुंडली को इंपॉर्टेंस दी गई है। क्योंकि अगर आपको प्रमोशन मिल गई लेकिन आप मन से दुखी हो तो क्या आप उसको लेना चाहोगे? आपको लगेगा कि ये तो बड़ी मजबूरी हो रही है कि मुझे ये प्रमोशन लेनी पड़ रही है, लेकिन अपने सभी बाकी मन की स्थिति खराब हो रही है। तो कभी-कभी लोग क्या बोलते हैं कि प्रमोशन नहीं चाहिए, यहीं पे रहने दो, इसी जगह पे कंटिन्यू करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो प्रमोशंस छोड़ देते हैं बिकॉज़ ऑफ द ट्रांसफर्स, है ना? तो अभी किसी का कुछ सवाल है? आज जो मैंने अभी पढ़ाया उसको लेकर? यू मे आस्क। कोई क्लास में है या सब चले गए हो? जी मैम। यस मैम। ओके। अभी किसी का कुछ क्वेश्चन है? नो मैम। नो मैम। किसी नो किसी को मैम। कुछ ऐड करना है? मैम दोनों चंद्र लग्न से और जो लग्न है दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है या लग्न की फिर भी ज्यादा है? अगर हम प्रैक्टिकल यूज में देखेंगे तो ट्रांजिट बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि वो चंद्र कुंडली पर लगाते हैं, लेकिन आईकास में ट्रांजिट जो लगाते हैं वो D1 चार्ट पे लगाते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं D1 चार्ट से भी। लेकिन चंद्र कुंडली इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो आप अपने प्रैक्टिकली दोनों हॉरोस्कोप्स में प्रॉमिस एंड इवेंट्स को देखिए। अगर चंद्र कुंडली यानी कि चंद्रमा जिस भी राशि में हो, अच्छा ओके, आई जस्ट शो विद वन एग्जांपल, जस्ट वेट।
अभी ये हॉरोस्कोप दिख रहा है? जी मैम। यस मैम। ठीक है। अभी सपोजिंग ये वाला हॉरोस्कोप में लगन कौन सा है? रोल नंबर्स पता है ना ममता जी? सबको रोल नंबर्स पता है? व्हेन आई स्टार्ट आस्किंग रोल नंबर 1 टेकन फॉर ग्रांटेड कि वही बोलेगा सबसे पहले और फिर कंटिन्यू द ऑर्डर। बताइए कौन है 1? मैम एब्सेंट है शायद, आज नहीं है। हाँ तो 2 को कंटिन्यू करिए। कौन है मैम 2? ये सिंह लगन, सिंह राशि का लगन है। वेरी आशा। गुड। ठीक है। तो और इसकी चंद्र राशि कौन सी हुई? इसकी चंद्र राशि एक नंबर मेष राशि मैम। ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला कि ये तो मेरा D1 का चार्ट हो गया। अब अगर मुझे चंद्र कुंडली बनानी है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे चंद्रमा को लगन बनाना होगा। ठीक है। समझ में आया? अभी पहले असेंडेंट सिंह राशि का था, अभी असेंडेंट क्या आ गया? मेष राशि का। ठीक है। I'll rotate this again. ये पहले था और चंद्रमा मेष राशि में थे, तो अगर मुझे इसकी चंद्र कुंडली बनानी है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे मेष राशि को लगन बनाना होगा। इज दैट ओके फॉर ऑल? जी मैम। सबको आ गया समझ? जी मैम। तो चंद्रमा मैम। जहां बैठा है वो उस जातक की राशि हो गई और असेंडेंट जो है वो लगन होगा। ठीक है। ओके। ठीक है। तो अब अगर सपोजिंग मुझे इसका कोई इवेंट देखना है, अच्छा अभी आपको दशा नहीं आती, वी विल नॉट गो टू दैट। पहले मैं आपको दशा के रूल्स करा दूंगी, उसके बाद वी विल गो टू दैट। तो सपोजिंग ये वाला चार्ट है, ये वाला चार्ट दिख रहा है सबको? D9 लिखा है जहाँ पे। अभी आपके पास जो नेक्स्ट रोल नंबर है वो मुझे बताएंगे कि लगन कौन सा है यहाँ पे और चंद्र राशि कौन सी है, बताइए। मैम माई सेल्फ रोल नंबर 3। मैम ये लगन मिथुन लगन है और वेरी गुड। चंद्र राशि वृश्चिक है। ठीक है। ओके। आई होप फिर सबको समझ आ गया, राइट? ओके। जी मैम। ओके। ठीक है। तो ये हमारा चंद्रमा को लेकर जो बात हुई थी वो है कि चंद्रमा की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे, जैसे कि कुछ जनरल बातें होती हैं जब हमें हॉरोस्कोप को पहले देखना आना चाहिए और उन्हीं जनरल बातों को लेकर हम आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे आपके पास अगर एक हॉरोस्कोप आया तो उस हॉरोस्कोप में क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे आपको हॉरोस्कोप को देखना है, कैसे उस हॉरोस्कोप में आपको दशा लगानी है, कैसे उस हॉरोस्कोप में आपको ट्रांजिट लगाना है और कैसे आपको इवेंट निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी ना, प्लैनेट्स जैसे आप देखते हैं कि अ, कभी कोई प्लैनेट हो वो उच्च का होगा, कोई मूल त्रिकोण राशि का होगा और कोई स्व राशि का होगा, कोई अ, नीच का होगा, कोई न्यूट्रल साइन में होगा। तो जो आपने प्रवीण 1 में टेबल पढ़ा है जिसके अंदर आपको नैसर्गिक मित्रता दिखाते हैं, है ना? उस टेबल को हमेशा याद रखना है और मोटा-मोटा तो 2 तरीके से याद रखना है कि अगर हम सारे ग्रहों को 2 ग्रुप्स में मोटा-मोटा बाँटने की कोशिश करें, तो एक ग्रुप के अंदर हम जुपिटर, मार्स, सन और मून को रख लेते हैं और दूसरे ग्रुप में हम मरकरी, सैटर्न और वीनस को रख लेते हैं। ठीक है ना? तो जो 2 ग्रुप्स वाले हैं वो आपस में अपने आप में फ्रेंडली हो गए और फिर आप देखो कि मून किसी को दुश्मन नहीं मानता, जुपिटर भी मोस्टली किसी को नहीं मानता और फ्यू न्यूट्रल्स हैं और मार्स मरकरी का एक मानता है, एक नहीं मानता है। तो आपको थोड़ा-थोड़ा उसको याद रखना है।
ये वाली बातें आपको याद क्यों रखनी है कि जब आप चार्ट को देखेंगे और वहां पर आपको चार्ट में उस प्लैनेट से मिलने वाले रिजल्ट्स की बात करनी है, तो आपको इन कंडीशंस के अलावा क्या वो ग्रह उच्च का है, नीच का है, मूल त्रिकोण में है, फ्रेंडली साइन में है, डेबिलिटेटेड है, इनिमिकल साइन में है, यानी कि शत्रु क्षेत्रीय है, शत्रु राशि में है, उस पर डिपेंड करता है कि वो ग्रह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आपको उस हॉरोस्कोप में जो रिजल्ट दे सकता है, वो कैसे रिजल्ट देगा। अब फॉर एग्जाम्पल कि कोई ग्रह आपका उच्च का हो रखा है, ठीक है, अभी मैं इसको चार्ट पे भी लेती हूँ। तो अगर कोई ग्रह उच्च का हो रखा है तो वो अपनी सामर्थ्यता पूरे तरीके से देगा। यानी कि अगर मैंने बोल दिया कि किसी का जुपिटर उच्च का है तो जो कुछ जुपिटर दे सकता है। हेलो, आवाज आ रही है? आई थिंक यस इट मैम। वेंट ऑफ। यस मैम। अच्छा, किसी ने वीडियो ऑन कर लिया तो आई थिंक इट वेंट ऑन ऑफ। ठीक है, तो जो ग्रह उच्च का हो जाएगा वो पूरी सामर्थ्यता से आपको 100% फल देगा। तो मैंने बोला जुपिटर यदि उच्च का हो जाए तो जुपिटर क्या क्या दे सकता है आपको? क्या क्या देता है जुपिटर? सर मैम मैम विजडम, बुद्धि हाँ। देगा, इंटेलिजेंस हाँ देगा। ज्ञान देगा। इंटेलिजेंस इज मरकरी, यस। मैम विजडम देगा, एजुकेशन से एनलाइटमेंट। और वेल्थ, गुरु, है ना, आपकी जो बच्चों की मैम बच्चे जो फीमेल आपको मिले, हॉरोस्कोप में हस्बैंड जी। यस, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर किसी हॉरोस्कोप में मुझे दिखता है कि जुपिटर एग्जॉल्टेड है तो जुपिटर से रिलेटेड उसकी पढ़ाई, उसके जो गुरु होंगे या गुरु के साथ जो संबंध होगा या उसके जो बच्चे होंगे या उसकी जो वेल्थ का स्टेटस होगा, ये सब बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अब जुपिटर जो है अपने फुल ब्लोन 100% रिजल्ट देना चाहता है, क्योंकि उसकी जो डिग्निटी है या उसका जो स्टेटस है हॉरोस्कोप में वो फुल है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो गई, वो अपनी किसी मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाए। तो अब अगर मैं कंपेयर करूं उस जुपिटर को जो उच्च का था उससे जो मूल त्रिकोण साइन में बैठा है, तो उसकी जो एबिलिटी होगी, अगर वो वहां 100% रिजल्ट दे रहा था तो मूल त्रिकोण साइन में बैठकर वो 75% रिजल्ट दे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे थोड़ी हेल्प मिल गई कि अब वो उतने, हो सकता है कि उसके 4 बेटे हो सकते थे, उसका 1 बेटा हो जाए, या हो सकता था उसको पीएचडी कर पाता वो एग्जॉल्टेड स्टेटस में, तो वो पीएचडी नहीं कर पाएगा लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाएगा। ठीक है, तो मैंने उसकी डिग्री थोड़ी कम कर दी। फिर अगर अब मैं इसको ऐसे कंपेयर करूं कि वो अपनी राशि में बैठा हुआ है, गैर मूल त्रिकोण राशि, पहले मैंने बोला मूल त्रिकोण, फिर मैंने बोला अपनी राशि। अगर वो गैर मूल त्रिकोण राशि में बैठा है तो वो 50% फल देगा। यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो 100% मार्क्स आने वाले थे वो 75 हो गए, अब अपनी राशि में गैर मूल त्रिकोण में आ गया तो अब वो 85% रह गए नंबर। ठीक है, अब अगर वो मैम किसी ये फ्रेंडली जो साइन में, सॉरी मैम सॉरी मैम, ये आप कौन सा वर्ड बोल रहे हो? मूल त्रिकोण से पहले ये समझ नहीं आया मुझे। गैर मूल त्रिकोण, जैसे कि हर एक ग्रह के 2 साइंस होंगे, जुपिटर के धनु राशि और मीन राशि। तो धनु राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि हो गई और मीन राशि उसकी गैर मूल त्रिकोण हो गई, मतलब इत्र राशि हो गई, दूसरी साइन। जी। ठीक है, लेकिन वो है उसकी ओन साइन। अब मैंने क्या डिफरेंस किया, अगर ग्रह अपनी मूल त्रिकोण साइन में बैठा है तो वो 75% रिजल्ट दे रहा है, लेकिन अगर वो अपनी साइन में बैठा है जो उसकी मूल त्रिकोण नहीं है, यानी कि अगर पाइसेस में बैठा है तो सिर्फ 50% रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मेरी एकदम क्वालिटी क्या हो रही है, घटती जा रही है। और ग्रह की जो क्षमता है या उसकी जो प्रवृत्ति है, अगर अगर मेरा एग्जॉल्टेड जुपिटर है, अगर मैंने हॉरोस्कोप में देखा एग्जॉल्टेड जुपिटर, तो मैं बोलूंगी वाह तुम्हारा तो ना बहुत अच्छा काम होगा, बहुत अच्छी अर्निंग होगी,
एकदम मिलियनर हो गए तो। फिर मूल त्रिकोण में दिख गया मुझे धनु राशि में बैठा हुआ। अब मैं बोलूंगी यार काम तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन स्टेटस जो है ना, तुम अगर दूसरे लोगों से कंपेयर करोगे तो थोड़ा तुम्हारा कम होगा। फिर ओन साइन में बैठ गया, यानी कि पाइसिस में बैठ गया, तो मैं बोलूंगी ठीक है तुम्हारा काम ठीक ठीक चलता है वही जुपिटर। अब जैसे वो एग्जॉल्टेड से मूल त्रिकोण से ओन साइन से फ्रेंडली साइन में ऐसे ऐसे करके नीचे नीचे आता जा रहा है अपनी डिग्निटी में, वैसे वैसे मेरी प्रेडिक्शन उसी जुपिटर के कारक तत्वों को लेकर घटती जा रही है, क्वालिटी घटती जा रही है। जैसे जैसे क्लास में नंबर 100 आए, फिर 75 आए, फिर 50 आए, तो क्वालिटी स्टूडेंट की घटती जा रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट? यस यस मैम। यस मैम। तो मैं अभी जो हमने हॉरोस्कोप देखा था अभी, वही वाला हॉरोस्कोप खोलती हूँ, और अब मैं आपको पूछूंगी कि कौन सा ग्रह आपको अच्छा दिख रहा है, तो आप बताइएगा कि आपको शेयर हो गया? नो मैम। नो मैम। शेयर नहीं हुआ? नो मैम। अच्छा रुको, रीशेयर करती हूँ, एक सेकंड। दिखेगा तो बताना। मैम अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो गुरु के जो नेक्स्ट मैम अभी जो हमने डिस्कशन किया वो बेसिकली हम अभी उन कारक तत्वों का डिस्कशन कर रहे हैं जो नैसर्गिक कारक तत्व है गुरु के। अभी हम ये नहीं देख रहे कि वो किस हाउस में बैठा है, तो उसका भी कहीं कुछ इम्पैक्ट यस यस बिल्कुल, यस। ऐसा ही प्रिंसिपल आप किसी भी प्लैनेट को लेकर लगा सकते हैं। ये मैंने आपको फॉर एग्जांपल एक जुपिटर का एग्जांपल लिया, बट ये मून पर भी ऐसे ही एप्लीकेबल होगा, लेकिन तब मैं फिर मून से रिलेटेड कारक तत्वों की बात करूंगी, और फिर उसकी क्वालिटी घटाती जाऊंगी या बढ़ाती जाऊंगी डिपेंडिंग अपॉन क्या वो एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, या मूल त्रिकोण साइन में बैठा है, या वो ओन साइन में बैठा है इत्र गैर मूल त्रिकोण में, या फिर फ्रेंडली साइन में बैठा है, या फिर शत्रु क्षेत्रीय होके बैठा हुआ है ना? तो वो मैम डिपेंड करेगा। फ्रेंडली साइन में कितने परसेंट लाइक रिजल्ट अच्छा होता है अगर कोई प्लैनेट अपने फ्रेंड के हाउस में बैठा है तो? अभी आपने पूरा लिखना शुरू किया था मूल त्रिकोण? जी मैम। अभी ये स्लाइड आपको दिख रहा है? स्लाइड शेयर हो रही है? यस मैम। तो आप इसको क्लिक कर लीजिए, आपको याद भी रहेगा। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। तो अभी वी आर गोइंग टू द चार्ट, और अब इस चार्ट में ढूंढना है कि कोई उच्च का है, कोई नीच का है, कोई फ्रेंडली साइन में है, कोई न्यूट्रल साइन में है, कोई इनिमिकल साइन में है ना? तो राहु और केतु को अभी हम छोड़ देंगे बिकॉज दे आर लिटिल डिबेटेबल विद देयर स्टेटस, तो बाकी सब प्लैनेट्स को लेकर हम बात करेंगे। तो कौन स्टार्ट करेगा? रोल नंबर जो भी है, ममता जी बता दीजिए आप एक यस बारी, मैम, बताइए। मेरा है 4 सोनिका। अच्छा 3 तक हो गया, ओके ठीक है। कोई भी ग्रह आप एक ही ग्रह पकड़िए, और अभी जो हमने स्लाइड शेयर करी उसके हिसाब से उसकी डिग्निटी बतानी है कि वो उच्च का है, नीच का है, और वो कितने अच्छे रिजल्ट्स इस हॉरोस्कोप में देगा। ठीक है मैम यस मैम, मैम जुपिटर इसमें कैप्रिकॉर्न में है तो नीच के है जुपिटर, तो रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे इसमें, जुपिटर वेरी से गुड, रिलेटेड रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। वेरी गुड, ठीक है। और अब नेक्स्ट रोल नंबर। अच्छा इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अच्छा मैंने देखा ही नहीं है चार्ट ऐसा। ठीक है, गुड, सुधांशु अग्रवाल। ये बताइए। शुक्र उच्च का है। वेरी गुड, तो वो तो कितना अच्छा रिजल्ट देंगे? 100%। वो 8वें भाव हाँ में उसकी बात अलग है, लेकिन 100%। हाँ, लेकिन अभी हमने अगर सिर्फ भाव के अलावा उसकी डिग्निटी पे बात करी तो वो 100% रिजल्ट देगा, लेकिन जब वो 8th हाउस में आके एग्जॉल्टेड हुआ तो वो 8th हाउस से रिलेटेड 100% रिजल्ट देगा। ठीक है, तो वो हम अभी आगे करेंगे। अब आई एम ऑन द फर्स्ट स्टेप, तो हम ऐड ऑन करेंगे हमेशा। अभी हमने डिग्निटी पे बात करी, तो अभी हम डिग्निटी को ही लेकर फोकस करके आंसर करेंगे, ताकि हमारा जो पॉइंट है वो कंफर्म हो जाए और फिर हम उसको यूज कर पाए आगे। जी, अगला कौन है? अभी बार बार आप बड़े लोग हो ना, आपको पता है कौन किसके बाद है, तो आप
अपने आप अपना रोल नंबर लीजिए, बताइए। बिकॉज ये फिजिकल क्लास नहीं है, आई कांट सी। अगर मेरे को पार्टिसिपेंट देखना है तो मुझे बार बार यहाँ से निकलना पड़ेगा, फिर पार्टिसिपेंट ढूंढना पड़ेगा, फिर शेयर स्क्रीन करनी पड़ेगी। इसलिए ममता जी आप प्लीज इसको फॉलो करिए कि एक के बाद दूसरा फटाफट बोले। सीखना नहीं है क्या आप लोगों को? मैम आई एम रोल नंबर 7, बीच में 6 आई थिंक एब्सेंट है, सो यहाँ ठीक है, पे सन एग्जॉल्टेड है हाँ। 9th हाउस में, और वेरी गुड। अच्छे हाउस में एग्जॉल्टेड है, तो आई थिंक अच्छा ही देंगे फल। यस, तो exalted will give 100% results. 100%, So yes sun मैम, will give very good results to this native. Good. यस मैम। Okay. ऊपर से लग्नेश भी है मैम। Yes, good. और आपके बाद किसका है या खत्म हो गए रोल नंबर? मैम मेरे को आइडिया नहीं है मेरे बाद किसका है। अपने बाद लास्ट वाले तो का भी मैं ध्यान हूँ, रखना रोल चाहिए, नंबर पड़ोसी 7। का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना? मैम यस मैम, बिल्कुल रखना चाहिए, राइट। आई थिंक वो मैम भी आपके विवेक जी काम का आ सकते होना कभी। चाहिए। जी मैम। शायद विवेक जी अभी तो थे, शायद विवेक जी जी मैम आज उनका है आई थिंक 8, रोल नंबर 8। है। है वो? नो मैम, नो। ठीक मैडम है, मैं उनके हूँ पर बाद मेरे को किसका समझ है? में नहीं आ रहा। कौन बोल रहे हैं? मैं सिर्फ रोल नंबर 6 किसको समझ नहीं सॉरी, है? मैं मैडम अच्छा समझ में नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा सा स्लिप हो गया, इसलिए मैं आई विल टेल यू। अच्छा, ठीक है, तो मैं आपको एक बार दूसरे तरीके से देखते हैं इसको। आ, आपको ये तो पता होगा कि मंगल की 2 राशियां कौन कौन सी हैं? विभा जी आपसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी मैडम, मैंने बोला पहली मेष राशि, जी, मंगल मंगल की मेष राशि, और दूसरी दूसरी वृश्चिक राशि, ठीक है। वृश्चिक। तो आज क्या करना है सबको, अपने लिए हर एक ग्रह की जो 2 राशियां हैं उसका एक टेबल बनाना है। कौन सी राशि मूल त्रिकोण राशि है उसका एक टेबल बनाना है, एक अगला कॉलम। फिर किस राशि में वो उच्च का होता है उसका एक राशि का कॉलम। किस राशि में वो नीच का होता है उसका एक कॉलम। और फिर उसके बाद उसकी इनिमिकल साइंस कौन कौन सी है, यानी कि वो किससे शत्रु क्षेत्रीय है, जो आपने नैसर्गिक मित्रता का एक टेबल किया होगा प्रवीण वन की प्रेडिक्टिव की बुक में। ठीक है, जी मैम। तो कौन बताएगा मुझे मार्स के लिए, ताकि विभा जी को पता चल जाए। हु विल आंसर? मैम हु विल ट्राई? मैम कहना है रोल नंबर यस 7। जी, मैम ये बताइए। नीच में बैठे हैं मैम, मार्स जो हाँ है ठीक है, तो मैं कैंसर इनको में। सबके लिए ये होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, जिसे मैंने आपको बताया कि मार्स की 2 राशियां हुई, एक मेष और एक वृश्चिक। मंगल नीच के हुए किसमें? कर्क में, कैंसर, राशि में। कर्क में, और उच्च के हुए कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन में मैम। कैप्रिकॉर्न में। मंगल के फ्रेंड्स कौन कौन है? सन, यस, जुपिटर, सन जुपिटर एंड मून के लिए तो कोई एनिमी है ही नहीं। यस। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मंगल जुपिटर के साइन में बैठा हो, यानी कि अगर 9 और 12 में बैठ जाए तो उसका फ्रेंडली साइन है। अगर सिंह में बैठ जाए तो उसका फ्रेंडली साइन है। कर्क में बैठ जाए तो भी फ्रेंडली साइन है। मंगल को नीच का दोष नहीं लगता है, बिकॉज अपनी दोनों राशियों से, यानी कि मेष से वो केंद्र में आ जाता है और वृश्चिक से वो त्रिकोण में आ जाता है। एक मंगल ही ऐसा ग्रह है वो नीच का होके भी बहुत अच्छे फल देता है। एक्सक्लूजन है ये। हॉरोस्कोप में अगर आपको कभी भी मंगल नीच का दिखे तो खराब खराब बिल्कुल नहीं बोलना है। नीच का मंगल अच्छे फल देता है। प्रॉपर्टी होती है ऐसे जातक के पास जो कि मंगल का एक कारक तत्व है। आप कभी भी हॉरोस्कोप चेक करिएगा कि नीच का मंगल हो, क्या उस जातक के पास प्रॉपर्टी है या नहीं।
हो सकता है उसको जो जीव सुख है वो ना मिले उससे, यानी कि उसकी भाइयों से ना बनती हो, बिकॉज मंगल जो है भाई का कारक है। तो ऐसी ऐसी हॉरोस्कोप ढूंढनी है और अगली क्लास में बताना है जहां मंगल नीच का हो। और अगर किसी को याद है तो यू कैन शेयर इन द क्लास इज ओपन, कि किसी का मंगल अगर मैम नीच का आई है। हैव, यस मैम, आई हैव अ चार्ट जिसमें मंगल नीच का है और उसकी मदर नहीं है ओके। 4th हाउस में। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बहुत है, प्रॉपर्टी काफी है, बहुत है प्रॉपर्टी। ओके, भाइयों से कैसा संबंध है, सिबलिंग्स? भाई एक्चुअली एक ही भाई है, वो बाहर रहते हैं यूएस में। तो तो ज्यादा अच्छा वैसे नहीं है हाँ, बिकॉज दूर मतलब हो गए, हाँ हाँ, वो दूर हो गए इसलिए डिस्टेंट अच्छा नहीं। रिलेशन। यस मैम, यस मैम। तो दिस पॉइंट इज कंफर्म, मंगल नीच का है, प्रॉपर्टी दी उसने, जबकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक है और डेबिलिटेटेड है, तो उसको नहीं देना चाहिए, बट दिस इज एन एक्सक्लूजन। इसलिए मैंने एक लाइव एग्जांपल पूछा, और सब लोग इस बात को याद रखेंगे और उसका रीजन भी याद रखेंगे कि अपनी मूल त्रिकोण राशि से वो केंद्र में है, अपनी गैर मूल त्रिकोण राशि से वो त्रिकोण में है। तो नीच का मंगल आज की डेट में कोई बहुत, आप हर कोई चाहेगा मेरी प्रॉपर्टी हो या नहीं? जी मैम। यस मैम। यस। और कुछ ऐसे हॉरोस्कोप देखने हैं कि उच्च का मंगल है और प्रॉपर्टी है या नहीं। ठीक है, किसी को याद है कोई हॉरोस्कोप उच्च का मंगल हो और प्रॉपर्टी ना हो? मैम मेरे मैम हॉरोस्कोप में हाँ, उच्च का है, एक एक करके। पर बट लेकिन फिर वो कम्बस्ट भी हैं कहीं ना कहीं, सूर्य ओके, से अस्त है। ओके, तो वो एक एडिटिव पॉइंट हुआ। और किसी के पास कोई एग्जाम्पल? अभी देखो, मैं आपको क्लास में क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि जब आप एक दूसरे से सुनोगे ना, आपको हमेशा याद रहेगा। मैं जो बोलूंगी आप भूल जाओगे, लेकिन आप बोलोगे हाँ वो वाली लड़की ने, वो वाले लड़के ने क्लास में ऐसे बोला था, देखो एकदम कंफर्म है, आपको याद रहेगा ये सब। इसलिए हमेशा जितने भी चार्ट्स हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी, भाई बहन सगे संबंधी, सबके चार्ट्स क्लास में रखने हैं अपने साइट पे। जैसे ही लगे बोला है कि मंगल उच्च का, इसका कोई हॉरोस्कोप है, तुरंत देखो, ढूंढो अपने लिए, बार बार देखोगे वही वाले चार्ट्स, 10-15 चार्ट तो हो जाएंगे सबके। इतने लोगों को तो हम सब जानते ही हैं। तो उनमें हम बार बार ढूंढेंगे, बार बार देखेंगे, तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और हम इस चीज को बहुत अच्छे के अपने लिए यूज, ठीक है ये। और आज अगर 15-15 चार्ट या 10-10 चार्ट भी ले आओगे तो कितने, 8 लोगों तो 80 चार्ट हो जाएंगे आपकी क्लास में। तो 80 चार्ट्स को आप एनालाइज करोगे एट वन गो, है ना? तो एटलीस्ट एवरीबडी इन माय क्लास शुड हैव 10 चार्ट्स इन हैंड, और उन लोगों को जिनको आप जानते हो, ताकि हम जो भी प्रेडिक्शन करें या जिस भी प्लैनेट को लेकर हम कुछ समझने की कोशिश करें, तो आप सब लोग उस पॉइंट को ढूंढ कर बता पाए। ठीक है? और किसी का मंगल उच्च का क्लास में, या किसी के ब्रदर का, किसी की सिस्टर का, किसी के फादर का, किसी की मदर का, कुछ भी, फ्रेंड का? यस, एनीबडी? मैम मेरा मेरा मंगल उच्च का है और सिंह हम्म, लग्न की ही कुंडली है, बट वो हम्म। 10th हाउस, सॉरी 6th हाउस में बैठा है। तो किस हाउस में? आई हैड, 6th हाउस में। जी, यस। और जुपिटर भी उनके साथ ही हैं, हम्म, तो जुपिटर नीच के हो गए। तो हम्म। मैंने बहुत बार कोशिश की मैम, आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ बाइंग अ हाउस जब मैं नौकरी करती थी उस टाइम पे, बट जी। आई कुड नॉट। कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, लोग सलाह गलत दे देते थे, तो आई वाज डिपेंडेंट ऑन द फाइनल डिसीजन ऑफ माय हस्बैंड एंड देयर वाज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, आई कुड नॉट बाय। ओके, चलो, ये एग्जाम्पल आपको देखिए याद रहेगा। उच्च का मंगल आपको एकदम एग्जाम्पल दिया मैडम ने। कौन बोल रहा था, किसका वो था? मैम रोल नंबर 3 रेखा। एक मिनट होल्ड करिए प्लीज, एक मिनट, आई विल जस्ट कनेक्ट। अभी मेरी क्लास हो रही।
लेने कौन जाए, छोटे कौन जाए? दरवाजा क्लोज कर। हाँ, कहाँ पर थे हम? यस, वेयर आई वाज। उच्च का मतलब दिया किस और लिखा जी? आप बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? Who was telling about उच्च का मैम मंगल, मैम exalted Mars in मैम 6th रेखा, house? मैम रेखा। अच्छा, आपके डिस्प्यूट्स कितने लोगों के साथ होते हैं? बड़े बड़े लोगों के साथ? मैम डिस्प्यूट्स तो विचार का ही होता है, बिकॉज नॉर्मली किसी के भी साथ हो सकता है। कभी आपका कोई लिटिगेशन हुआ? हाँ मैम, शुरू में हुआ था मैम, पर वो जल्दी खत्म हो गया। मैरिज But you मतलब resolved. मैट्रिमोनियल। But you resolved, right? यस मैम। Because Jupiter is there, so he will try to resolve. He will help you to resolve the things. Okay. But जल्दी से कोई लड़ने भी नहीं आता होगा। नहीं मैम मैम लड़ने की बात नहीं, बस ये होता है कि दैट आई डोंट एग्री विद व्यू पॉइंट्स, तो आई स्टेट व्हाट आई वांट टू से और फिर मैं आई जस्ट कीप क्वाइट, आई डू नॉट पुश इट टू मच, क्योंकि लोग मानते तो है ही नहीं, सबने वही करना होता है जो सबने करना होता है। चलो ओके, जब हम कभी एक्सॉल्टेड मार्स की बात करेंगे तो यू कीप योर हॉरोस्कोप रेडी, देन वी विल टेक अप दैट, राइट? ठीक है जी मैम। अभी और किसी का कोई एग्जाम्पल है जो क्लास में लोग याद रख पाए उसकी बात को सुनकर? डेबिलिटेटेड मार्स और एक्सॉल्टेड मार्स, एनीबडी वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट? मैम एक क्वेश्चन है, अगर मैम जी। D9 में हो डेबिलिटेटेड या एक्सॉल्टेड और लगन चार्ट में D1 में इट्स लाइक इन अ नॉर्मल साइन, न्यूट्रल साइन में, तो इफेक्ट रहता है मैम, उसको काउंट करेंगे? We have to take the cumulative effect and जब भी हम D1 के साथ D9 में comparison करते हैं तो D1 shows the tree but D9 is the fruit. So आप कभी ट्री तो लोगे नहीं ना, आपको तो फ्रूट ही काम आएगा, है ना? राइट राइट। तो the resultant effective value of any planet is to be seen in D9. The type of fruit you will get is D9. ओके ओके मैम, थैंक यू। कभी भी अगर D1 में कोई planet debilitated है but in D9 it gains the strength of exaltation, it shows the planet will create some problems in the initial stage related to the Karak Tattvas, but the end result will be fruitful like an exalted planet. Is that okay? मैम अगर मंगल लाइक मार्स एक्सॉल्टेड है D9 में, Yes. यस मैम। क्या मैम बोल रहे थे अगर आप? मैम मार्स अगर एक्सॉल्टेड है मून के कहाँ साथ पर? D9 में मैम, 8th हाउस में, तो मैम ये मतलब आगे जाके नुकसान देगा हमें, बिकॉज एक्सॉल्टेड मार्स इतना अच्छा नहीं होता। नहीं, किसने बोला आपको? मेरे किसी को भी लगा प्लैनेट शायद के लिए अभी मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था और मैंने बोला कि स्ट्रेंथ फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिव रिजल्ट्स, योर ब्रदर मस्ट बी वेरी वेरी स्ट्रांग। बताओ, आप खुद ही बताओ। अच्छा जी मैम बिल्कुल। Mars is your brother, he must be very very strong in all यस the मैम। secretive works which he does. I don't know what all he's doing. जी मैम। तो आपको पता होगा, you can और मैम evaluate. रिलेशनशिप भी स्ट्रांग रहेगी मतलब ब्रदर के साथ, क्योंकि ब्रदर का कारक है, तो डिस्प्यूट्स नहीं रहेंगे। No, then you have to see the correlation of Lagnesh with Mars. अपने रिलेशन की ओके बात करिए, वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। मैंने ये बोला मार्स इज वेरी स्ट्रांग, योर ब्रदर विल बी वेरी स्ट्रांग। ओके ओके मैम। ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन डाइवर्ट कर दिया, तो क्वेश्चन डाइवर्ट होते ही द टाइप ऑफ एनालिसिस व्हिच वी हैव टू डू टू गेट द आंसर विल बी डिफरेंट। ओके राइट मैम।
और किसी का कुछ सवाल? आई थिंक द क्लास इज गोइंग टू बी ओवर, इट्स अप्रोक्सीमेटली 5 o'clock, 5 minutes आर लेफ्ट। और कुछ किसी का क्वेश्चन है, मन में जिज्ञासाएं उठ रही हैं तो आप पूछ लीजिए। मेरा 8th हाउस का मंगल है, एक 8th हाउस में मंगल है। Single planet evaluation prediction is always wrong. You have to see the chart in totality. मैंने आपको सिर्फ आज एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी कि ग्रह की डिग्निटी कैसी है, उसके हिसाब से वो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट चेंज करे। ठीक है। और मैंने आपको आज चंद्रमा की बात बताई कि चंद्रमा से आप इतना इम्पोर्टेंट तरीके से उसको वैल्यू क्यों देते हैं चार्ट। ठीक है। तो पर्टेनिंग टू द क्वेश्चंस ऑफ द क्लास, आपको अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ऐसे मैम इसमें जो पर्सनल हॉरोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो इट इज डिफिकल्ट टू आंसर, बिकॉज सिंगल प्लैनेट कैन नॉट बी इवेल्युएटेड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स डिग्निटी। यू हैव टू सी कि उसको कौन देख रहा है, वो किस हाउस में बैठा है, वो किस राशि में बैठा है, उसको कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, कहाँ कहाँ के लॉर्ड होके देख रहे हैं। तो इतने सारे सवालों के जवाब आपके एक क्वेश्चन में नहीं है, तो इट इज डिफिकल्ट टू आंसर इट एंड प्रिडिक्ट, राइट? यस। और कौन पूछ रहा है बताइए। मैडम सुधांशु अग्रवाल, ये मंगल कौन से बॉडी पार्ट्स पे अफेक्ट करेगा? ये से अगर नीच का है तो या उच्च का है तो कौन से बॉडी पार्ट पे अफेक्ट करेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे बॉडी पार्ट्स नहीं होता है। मंगल से रिलेटेड जो उसके कारक तत्व हैं, जैसे आप मसल्स की बात करते हैं, ब्लड से बात करते हैं। अगर नीच का मंगल है, अफ्लिक्टेड है और आपका नीच भंग नहीं हो रहा है, तो ब्लड बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं, मसल्स में वीकनेस हो सकती है, आपकी आईज को फोकस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो क्वेश्चन आपने पूछा वो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, उसको हम इस तरीके से नहीं देख पाएंगे, उसको देखने का तरीका अलग होगा। मैम अगर इनमिकल साइन में है तो वो हमारे को नुकसान दे सकता है, which means he will go into the negative side of the chart. अभी सीधा समझो, आप अपने दुश्मन के घर में बैठे हो, विल यू बी कंफर्टेबल? No मैम। सेम फॉर द प्लैनेट्स। वो ग्रह शत्रु के घर में बैठ गया, शत्रु क्षेत्रीय हो गया, तो क्या वो ग्रह जो वो कर सकता है वो उस हॉरोस्कोप के लिए कर पाएगा, उस नेटिव के लिए कर पाएगा? सबसे पहले तो अगर आप शत्रु क्षेत्रीय बैठे हो तो आप सबसे पहले तो खुद ही को प्रोटेक्ट करो। अपनी परफॉर्मेंस तो आप क्या ही दिखाओगे? आप परफॉर्म कब करते हो? आप परफॉर्म तब करते हो जब आपके फ्रेंड्स आ रखे हैं, है ना? आपके यहाँ पार्टी हो रही है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आ रखे हैं, आपको गाना गाना आता है, आपको लगेगा हाँ मैं गाना गाता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि हाउ गुड अ सिंगर आई एम। लेकिन अब मैं आपको आपके किसी ऐसे वाले एनिमी के घर में भेज दूं, तो आपको गाना बहुत अच्छा गाना आता है, वुड यू लाइक टू सिंग देयर? आपको ये लगेगा कि ये मेरा कोई नुकसान ना कर दे, मैं अपने आप को पहले बचा लूं। सिंगिंग की तो बात ही उसके दिमाग में नहीं आएगी। सो दिस इज हाउ द प्लैनेट इज। अगर वो अपने फ्रेंड के घर में बैठा है, अपने घर में आप बैठे हो, आप जो मर्जी कर रहे हो, आप चिप्स खा रहे हो, आप चाय पी रहे हो, आपकी मर्जी है। यही आप शत्रु के घर में जाके बैठ गए, आपको चिप्स और चाय मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो सिंपल है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, अप्लाई करना है, थोड़ा सा सोचना है उसको कि ग्रह कैसे हमें अच्छे रिजल्ट्स दे पाता है, कि हॉरोस्कोप में हम ये ढूंढें कि ये अच्छा बैठा है, खराब बैठा है, फ्रेंड के घर में एग्जॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, कंबस्ट है, वो हमें सीखना है। तो अपने लिए आज एकदम होमवर्क बड़ा वाला, चार्ट बनाना ही नहीं है, चार्ट को याद भी करना है। कौन से प्लैनेट्स की कौन सी साइंस हैं, वो एग्जॉल्ट कौन से साइन में हो रहा है, डेबिलिटेशन में किस साइन में जा रहा है, उसके फ्रेंडली प्लैनेट्स कौन से हैं, तो उन प्लैनेट्स की साइन कौन कौन से हैं, और उसके शत्रु कौन कौन से हैं, तो उन वो वाले प्लैनेट्स के साइन कौन कौन से। इज दैट ओके फॉर ऑल? जी मैम। यस मैम। ठीक है। अगर अभी से नहीं करना है और नहीं याद करना है तो फिर आगे आगे जब मैं और अच्छे वाले टॉपिक्स लूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। अभी मेहनत करके रखना है, बेस बनाना है, ताकि हम उसको समझें
जो क्लास में डिस्कस होगा, है ना। एंड रिक्वेस्ट टू ऑल, गेट योर चार्ट्स रेडी। एक एक उसका प्रिंट आउट निकालो, एक एक पेज वाला, जिसमें D1 D9 आपको दिखे और दशा दिखे, और उसको फिर हम क्लास में डिस्कस करें, ठीक है। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, गुड डे टू ऑल। आई होप सबको कुछ समझ में आया होगा और कुछ अच्छा ले लिया होगा सबने क्लास में से आज। यस श्योर।